हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कैटेगरी में हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, दैट इज़ ऑफ 2021। तो इसका इंग्लिश सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर्स। आप जब इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ, तो कुछ क्वेश्चंस डिफरेंटली पूछे गए हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज सेम रहती है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर की पहचान है, पता है, तो आप किसी तरह के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें है आइडेंटिफाई द एरर्स। ईच एंड एवरी वन वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग। इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि एरर किस पार्ट में है, ईच एंड एवरी वन में, वॉज में, प्रेजेंट में या एट द वेडिंग में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। अगर मैं सच कहूँ तो इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है टेक्निकली, लेकिन क्योंकि उन्होंने नो एरर की ऑप्शन नहीं दी है, तो हमें कोई ना कोई एरर पे टिक करना होगा। तो उसके लिए ईच एंड एवरी वन, वो हम एरर को टिक कर देंगे, क्योंकि एवरीवन वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग वो भी अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो ईच एंड एवरीवन की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली इसको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीवन जब हमने एम्फेसाइज करना होता है कि एक एक व्यक्ति वहाँ गया था, प्रेजेंट था, तब हम ईच एंड एवरीवन भी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नो एरर नहीं है, तो हम इसके फर्स्ट पार्ट पर टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वो भी एरर वाला है। द वुड्स फ्लोट्स इन वाटर्स। यहाँ पर गलती है बी पार्ट में, वुड्स में। वुड होता है लकड़ी, उसका प्लूरल भी वुड ही होता है। द वुड फ्लोट्स इन वाटर, या आप कह लें कि प्लूरल होता ही नहीं है, क्योंकि वुड जो है लकड़ी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। लॉग्स ऑफ वुड हो तब उसको काउंट करते हैं, तभी उसका प्लूरल भी आता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो वुड अपने आप में सफिशेंट है। अगर हम एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग बन जाता है फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आएगा द वुड फ्लोट्स इन वाटर। तो क्योंकि यहाँ पर वुड्स लिखा है, सो यहाँ पर आपकी एरर है, ये क्लियर कट एरर है। वुड का प्लूरल नहीं होगा, वुड्स जो है वो वुड का प्लूरल नहीं है बल्कि फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें प्रेपोजिशन भरनी है आपने। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस अ ईयर, ऑफ अ ईयर, ऑन अ ईयर, इन अ ईयर, बाय अ ईयर। तो इसमें आंसर आएगा इन अ ईयर। 1 साल में मेरे फादर रिटायर होंगे। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द प्रॉपर सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। सिनोनिम होता है पर्यायवाची, सिमिलर मीनिंग। पिछले क्वेश्चन पेपर में एंटोनिम थे, सिनोनिम नहीं थे, लेकिन अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता है तो आप सिनोनिम भी आराम से ढूंढ सकते हैं। अंडरलाइन वर्ड है ट्रिकलिंग। सडनली रानी हर्ड द साउंड ऑफ वाटर ट्रिकलिंग। तो पहले आपको ट्रिकलिंग का मीनिंग आना चाहिए। कमिंग डाउन इन अ थिन लाइन, एक पतली सी धार में जब पानी नीचे आता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिकलिंग। और वर्ड क्या हैं जिनको हम सिनोनिम ढूंढना है? ड्रिपिंग। ड्रिपिंग होता है बूंद बूंद करके नीचे आना। क्रॉल तो मीनिंग ही डिफरेंट है, इसका मीनिंग होता है रेंगना, पेट के बल आगे बढ़ना। गशिंग जो होता है कि पानी जब बहुत तेज़ स्पीड से और काफ़ी लार्ज अमाउंट में नीचे की तरफ आता है, दैट इज़ कॉल्ड गशिंग। तो वो तो उसका एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया। ट्रिकलिंग होता है बहुत छोटी सी धार नीचे बहना, और गशिंग होता है बहुत तेज़ स्पीड से और बहुत बड़ी धार नीचे आना। पोर का मीनिंग होता है उंडेलना, तो ना तो क्रॉलिंग होगा ना पोरिंग होगा, और गशिंग आपका एंटोनिम है, हमें चाहिए सिनोनिम, तो हमारा आंसर होगा ड्रिपिंग।
ट्रिकलिंग एक छोटी सी धार में पानी नीचे आना, और ड्रिपिंग बूंद बूंद करके पानी नीचे आना। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके प्रेपोजिशंस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, और मेरे वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें भी आपको आर्टिकल्स पर भी वीडियोस मिलेंगी, प्रेपोजिशंस पर भी मिलेंगी, तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ डैश एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वॉवल साउंड के साथ, तो वॉवल साउंड के साथ आएगा एन, तो हमारा आंसर होगा इट इज़ एन एब्सर्ड स्टोरी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द प्रॉपर सफिक्स ऑफ हार्ड। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होता है, प्री मीन्स पहले, जो वर्ड के पहले जोड़ा जाए, और सफिक्स होता है जो वर्ड के बाद में जोड़ा जाए। तो हार्ड के साथ कौन सा सफिक्स लगा सकते हैं? ए एन लगाकर हार्ड और ए एन, हार्ड और ई एन, हार्ड और डी ओ एम, हार्ड और ई एम। तो इसमें जो बी पार्ट है ई एन वो लगाएंगे तो आपका वर्ड क्या बन जाएगा? हार्डन। एच ए आर डी ई एन। हार्डन होता है किसी को हार्ड बनाना, सख्त बनाना, तो ई एन वाली ऑप्शन आपकी सही है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सफिक्स होता क्या है। तो सफिक्स है वर्ड के बाद में जो ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स है जो वर्ड के पहले ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है? तो आपको मालूम होगा मेरे चैनल पर टेंसेस पर फुल फ्लेश्ड प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो भी टेंस स्टडी करना चाहें आराम से कर सकते हैं। पहले इसको देखते हैं। आई शैल विजिट द बुक फेयर टुमारो। मैं कल बुक फेयर जाऊँगी। तो फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल पास्ट तो गलत हो गया, सिंपल प्रेजेंट भी गलत हो गया। अब हमें किस में चॉइस करनी है? सिंपल फ्यूचर और सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है तो रहा है, रही हूँ, तो रही हूँगी। मैं कल वहाँ जा रही हूँगी। आई शैल बी विजिटिंग द बुक फेयर टुमारो, तब होता फ्यूचर कंटिन्यूस। उसमें आई एन जी कंटिन्यूस में ज़रूर आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल के साथ बी भी आता है, तो आई शैल बी विजिटिंग, लेकिन यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है तो आपका आंसर होगा पार्ट सी, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्ट द प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बताए। डिप्लोमेसी है नाउन। डिप्लोमेसी होता है जैसे बड़े डिप्लोमैट जैसे होते हैं जो आपके राजनीति के हिसाब से जो चलते हैं, डिप्लोमैट। डिप्लोमा तो इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, डिप्लोमा तो है किसी भी डिग्री या डिप्लोमा, उस तरह से डिप्लोमैटिक ये है आपका एडजेक्टिव जो डिप्लोमेसी से काम करता है, जो बड़े ध्यानपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करता है, दूसरों से बिहेव करता है, उनसे काम निकलवाता है, दैट इज़ डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक आपका एडजेक्टिव है। डिप्लोमैट नाउन है। डिप्लोमेटिकली ए जब एल वाई लग जाता है वो आपका एडवर्ब बन जाता है। तो हमने एडजेक्टिव ढूंढना था, एडजेक्टिव है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमैट इसका नाउन है, डिप्लोमेटिकली इसका एडवर्ब है, और डिप्लोमा का इससे कोई लेना देना नहीं है डिप्लोमेसी से। तो हमारा आंसर हुआ डिप्लोमैटिक। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन। प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जैसे आपने प्राइमरी क्लासेस में भी किए होंगे। वुमन एक औरत और ज़्यादा औरतों के लिए होता है विमेन, तो सी पार्ट आपका आंसर होगा। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक बार फिर से यहाँ पर पहले सिनोनिम पे क्वेश्चन आया, यहाँ पर एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट इन मीनिंग। देवर कोपियस रेन्स, कोपियस का आपने वर्ड ढूंढना है ऑपोजिट।
कोपियस अंडरलाइन है। तो कोपियस मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट। तो इसका ऑपोजिट कम अमाउंट के लिए प्लेंटी होता है ज़्यादा मात्रा, तो उसका ऑपोजिट नहीं हुआ। सफिशेंट होता है पर्याप्त मात्रा, वो भी सफिशेंट, वो भी इसका ऑपोजिट नहीं हुआ। स्केर्सिटी होता है कमी, कम मात्रा नहीं कमी। और स्केंटी होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, कम अमाउंट में, इन स्मॉल अमाउंट। तो कोपियस इन लार्ज अमाउंट, स्केंटी इन स्मॉल अमाउंट। तो ये आपका एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है कोई एक वर्ड आपको ना आता हो, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको प्लेंटी का मीनिंग आता है, सफिशेंट का मीनिंग आता है, स्केर्सिटी का मीनिंग आता है, और ये तीनों आपके उसके साथ सही नहीं बैठते हैं, तो यू कैन गो फॉर द लेफ्ट आउट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। ये फिलर्स, पिछले आपके क्वेश्चन पेपर में भी फिलर्स थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर एक आध है। करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है। इंडिया इज़ प्लानिंग मैनी एटॉमिक प्लांट्स टू जनरेट पावर। बिजली पैदा करने के लिए, एटॉमिक प्लांट्स बनाने के लिए इंडिया प्लान कर रहा है। प्लानिंग बिल्ड्स, प्लानिंग टू बिल्ड, प्लानिंग बिल्डिंग, प्लानिंग बी बिल्ड। तो इसमें आएगा टू बिल्ड, प्लानिंग टू बिल्ड, बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग बिल्ड्स तो आएगा नहीं, प्लानिंग बिल्डिंग भी नहीं आएगा, प्लानिंग बी बिल्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर है प्लानिंग टू बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज नाउन इनटू वर्ब। नाउन की वर्ब बनानी है। थ्रिल, थ्रिल नाउन है, थ्रिल होता है एक्साइटमेंट। तो थ्रिल का वर्ब क्या है? थ्रिल है, थ्रिलर है, थ्रिलिंग है या थ्रिलिंगली। LY वाला मैंने पहले बताया, ये एडवर्ब होता है, तो ये तो नहीं होगा। थ्रिलर, थ्रिलर नाउन है। थ्रिलर जैसे कोई नॉवल वगैरह होता है, तो उसमें बोलते हैं दिस इज़ अ थ्रिलर, तो ये भी नाउन है, ये है एडवर्ब। हमें चाहिए वर्ब। अब ING और अकेला थ्रिल, थ्रिल आप एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा थ्रिल। इसका वर्ब कैसे यूज़ करना है? जैसे द सर्कस पीपल थ्रिल द ऑडियंस, वो ऑडियंस को एक्साइट करते हैं, सर्कस की परफॉर्मेंस वाले। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है, एक्साइटिंग, और या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज़ होता है, लेकिन एज अ वर्ब हम लेंगे थ्रिल। थ्रिल नाउन भी है, थ्रिल वर्ब भी है। नाउन कैसे? द आई गॉट अ थ्रिल ऑन विजिटिंग माई ओल्ड स्कूल। पुराने स्कूल को जब मैं गया तो मुझे बहुत थ्रिल महसूस हुई, एक्साइटमेंट महसूस हुई। लेकिन एज अ वर्ब मैंने जैसे बताया कि सर्कस परफॉर्मर्स जो हैं दे स्टिल थ्रिल द ऑडियंस, वो अभी भी ऑडियंस को थ्रिल करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो थ्रिल एज अ नाउन भी यूज़ होता है, थ्रिल एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। तो वर्ब हमारा हो गया थ्रिल। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज नाउन है, और नो जानना, दिस इज़ योर आंसर, वर्ब। LY वाला एडवर्ब है, नो की थर्ड फॉर्म है, ING उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये सिंपल वर्ब है, जानना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑफ कंप्रीहेंशन टाइप। तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जब कंप्रीहेंशन पैराग्राफ पिछले पेपर में भी था, इसमें भी है। थोड़ी वर्डिंग आप ध्यान से देखिए। फाइंड द सुटेबल अल्टरनेटिव्स फॉर दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। क्योंकि आज तक आपने ये देखा होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो। तो उससे घबरा नहीं जाना, मीनिंग वही है। इस पैराग्राफ के बेसिस पर, आधार पर अल्टरनेटिव ढूंढिए फॉर दीज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए गए हैं
उनके 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो ऑप्शन होती है अल्टरनेटिव, तो आपको ऑप्शंस दी हैं, उसमें राइट ऑप्शन चुनिए। तो बेसिकली दिस इज अगेन अ पैराग्राफ और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। I climbed into bed and rolled myself in the blanket. मैं चढ़ के बिस्तर पर गया और ब्लैंकेट में, कंबल में अपने आप को रोल कर लिया, लपेट लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, सबसे पहले क्या किया? एक्सटिंग्विश बुझाना, लाइट बिजली, जो रोशनी थी उसको पहले बुझाया। तो सबसे पहले क्या किया? बिजली को बुझाया। दैट बर्न्ड स्टेडिली, जो बड़े एक लय में जल रही थी। नियर द डोर, दरवाजे के पास। वो लाइट लैम्प की फॉर्म में हो सकती है, बल्ब की फॉर्म में हो सकती है। आई ले स्टिल, मैं शांत लेटा था। ट्राइंग टू गेट टू स्लीप, सोने की कोशिश करते हुए। बट माई फियर, लेकिन मुझे डर था, मैं डरा हुआ था। मेड दैट इम्पॉसिबल, उस डर की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, मेरा सोना असंभव हो रहा था। एंड सून आई सेट अप इन बेड, और जल्दी ही मैं बिस्तर में बैठ गया क्योंकि मैं डर की वजह से सो नहीं पा रहा था। पियरिंग इन टू द डार्कनेस, पियर होता है झांकना, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। एंड ओकेशनली ग्लांसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप, इसका मतलब वो शिप में है, शिप के साइड में एक गोलाकार विंडो थी, खिड़की थी, और मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। ग्लांस होता है देखना, ओकेशनली बार बार। विच सीम्ड लाइक अ प्लेट सस्पेंडेड इन डार्कनेस, वो खिड़की गोलाकार थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्लेट हो जिसे अंधेरे में छोड़ दिया गया हो इधर उधर झूलने के लिए। फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सैट लाइक दिस, मैं 1 घंटे तक इसी पोजीशन में बैठा रहा हूँगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? I must have sat like this, and then a draught of cold air suddenly roused me. ड्रॉट यहाँ पर झोंका, एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे अचानक उठा दिया। I jumped out of the bed, किसने उठाया? ठंडी हवा के झोंके ने, a draught of cold air. I jumped out of the bed, और मैं उछल के बिस्तर से बाहर आ गया। Not having allowed for the motion of the ship, motion movement, मैंने शिप की मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं किया था। I was instantly thrown violently across the room, और मुझे एकदम बड़ी ज़ोर से कमरे के बाहर मैं फेंका गया। I was instantly thrown across the room, कमरे के बाहर नहीं, कमरे के चारों तरफ। मैं, क्योंकि मूवमेंट के लिए मैंने अलाउ नहीं किया था, तो मैं एकदम रूम में चारों तरफ फेंका जाने लगा। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस। ऑथर मीन लेखक, जिसने ये पैरा लिखा है। पियर इनटू झांकना, वो अंधेरे में क्यों झांक रहा था? बिकॉज ही हैड पुट आउट द लाइट, उसने बिजली बुझा दी थी। ही विश टू सी द विंडो, वो खिड़की देखना चाहता था। द विंडो हैज़ लुक्ड लाइक अ डिश, कि जो विंडो थी एक डिश की तरह नज़र आ रही थी। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। तो अंधेरे में क्यों वो झांक रहा था? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। यहाँ से आप पहले एक बार फिर से देख सकते हैं। I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into darkness. क्योंकि वो डरा हुआ था तो वो वहाँ पर अंधेरे में बैठ के देखने लगा। He was afraid. This is your answer. उसके बाद है, The author jumped out of bed. वो बिस्तर से जंप क्यों उसने लगा लिया? जंप क्यों किया? He heard a faint sound. He saw someone coming towards him. उसने किसी को अपनी तरफ आते देखा। A cold breeze blew past his face. एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से होकर गया। He was pushed by someone. किसी ने उसको धक्का दिया।
तो वो बिस्तर से क्यों जंप किया? यहाँ पर देखिए आप, A draught of cold air suddenly roused me. I jumped out of the bed. तो cold air का झोंका, तो यहाँ पर आंसर होगा A cold breeze blew past his face. नेक्स्ट है The author was thrown across the room. उसे रूम में इधर उधर क्यों थ्रो किया गया? Because he was lying at the edge of the bed. वो किनारे पे बैठा था. He miscalculated the motion of the ship. उसने शिप की मूवमेंट को मिसकैलकुलेट किया था, अलाउ नहीं किया था. He tried to jump from the bed. उसने जंप से बाहर निकलने की कोशिश की थी. A storm rose at the sea. या कि समुंदर में कोई तूफान था. तो यहाँ पर आपका आएगा बी पार्ट. He miscalculated the motion of the ship. उसने मोशन को, मूवमेंट को सही अंदाज़ा नहीं लगाया था. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट. उसने सबसे पहले क्या किया? क्लोजिंग द डोर, दरवाज़ा बंद किया. क्लाइम इन टू बेड, बेड में क्लाइम किया. रोलिंग हिमसेल्फ इन टू ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में अपने आप को रोल किया. या पुटिंग आउट द लाइट. तो ये आपका आंसर है, वहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने क्या किया. फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट. तो दिस इज द आंसर. पहले उसने लाइट को बुझाया. पुटिंग आउट द लाइट, पुट आउट करना, बुझाना. वहाँ एक्सटिंग्विश वर्ड है, यहाँ पुट आउट है, मीनिंग सेम है. द फ्रेज नॉट हैविंग अलाउड फॉर, मैंने उसको अलाउ नहीं किया. किसको अलाउ नहीं किया? नॉट परमिटिंग द शिप टू मूव, शिप को मूव करने की परमिशन नहीं दी. रिफ्यूजिंग टू कम आउट ऑफ बेड, बाहर आने से इनकार किया. नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, किसी के लिए तैयार नहीं होना. रिफ्यूजिंग टू लाइट द लैम्प अगेन, लैम्प को दोबारा जलाने से रिफ्यूज़ करना, इनकार करना. तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, नॉट परमिटिंग द शिप टू मूव. तो ये सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल क्लियर कट हैं. आप जैसे ही पैराग्राफ पढ़ते हैं वहाँ से आपको इनके आंसर आराम से मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 69 और 70. उसमें आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ. अगर आप मेहनत करेंगे आप लाइफ में सफल होंगे. ये टेंस कौन सा है? सिंपल है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है. तो ये आपके इसके लिए पढ़नी पड़ेगी वीडियो ऑन टेंसेस, टेंस की वैरायटी, टाइप्स ऑफ टेंसेस. उसकी भी आपको मैं लिंक दे दूँगी. यहाँ पर मैं बता देती हूँ. सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल टेंस होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट नहीं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो. एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा. डिपेंडेंट होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते. इंडिपेंडेंट होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं. और सिंपल सिंपल टेंस होता है जिसमें सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो. नेगेटिव तो आपको पता है, नकारात्मक. कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कम से कम. और कंपाउंड में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेटर से जुड़े होते हैं, कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस की बात की जाए, इतनी डिटेल में अगर आपने पढ़ना हो तो आप, जैसे मैंने कहा, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप टेंसेस पर पूरा आप देख सकते हैं सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर. तो यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. यू विल सक्सीड इन लाइफ, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में कंप्लीट है. तो इस सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये आपका बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
उसके बाद है व्हाट अ वंडरफुल फिगर इट इज़। वंडरफुल फिगर इट इज़, इसमें जानबूझकर उन्होंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दिया है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें कोई सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाए। वो फीलिंग एंगर की हो सकती है, जॉय की हो सकती है, सॉरो की हो सकती है, कंटेम्प्ट की हो सकती है, सरप्राइज़ की हो सकती है। तो यहाँ पर कितना बढ़िया फिगर है, व्हाट अ वंडरफुल फिगर इट इज़। तो आम तौर पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये केवल अगर ये लगा दिया जाता तो एकदम क्लियर हो जाता, इसलिए इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया गया। तो ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को या इस तरह के और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 2 वीडियोस के लिंक देने वाली हूँ। उसमें ये सारे के सारे टेंसेस, सेंटेंसेस जो हैं इनकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर 2 वीडियोस हैं। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होगा कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका आइडिया लगेगा और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी आइडिया लगेगा कि आपका लेवल कितना है और कितना इम्प्रूव करना है। और जिन वीडियोस के लिंक्स मैंने पिछली वीडियो में दिए हैं और इसमें देने जा रही हूँ, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।